नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम उपराष्ट्रपति महोदय और जो राज्यसभा में सभापति के पद पर हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनकी कुंडली पर बात करेंगे और ये कुंडली हम जांचेंगे। जो देश के जाने माने एनालिसिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी जो एक चैनल पर सारी बातें व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं आपके पास। तो पहले चलते हैं भाई वानखेड़े के पास, जहाँ पर उनकी एक पैनल पर बातचीत हो रही है। देखिए, बाबा साहेब आंबेडकर के अध्यक्षता में जो संविधान बना, हालांकि उसने ये अधिकार दिया कि रास्ते का आदमी भी राजा बन सकता है। ये अधिकार है संविधान में, एक लोकतंत्र की एक खासियत है। लेकिन रास्ते का आदमी जब राजा बनता है तो अपने आप को उस अनुरूप ढालता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी पढ़े लिखे और सवर्ण लोग ही वहां जा सकते हैं। अनपढ़ भी जा सकता है, गवार भी जा सकता है, लेकिन फिर उस पद पे जाने के बाद उस पद की गरिमा अनुसार अपने आप में बदलाव करता है। कुछ लोग अपना छिछोरापन पद पे लादते हैं और फिर उस पद की गरिमा को भी गिराते हैं। वर्तमान में धनखड़ साहब का यही रोल दिखाई देता मुझे। मैंने शंकर दयाल शर्मा को देखा इसी आसन पे। मैंने भैरव सिंह शेखावत जी को देखा। देखिए, कांग्रेस आनंद सिंह के चैनल पर शेखावत जी के समय भी ऐसा कभी बातचीत के अंश है जो हम आपको सुना, सबको साथ में लेके चले। और बाद में बीजेपी यही शेखावत जी को भी ये कहती थी कि सभी राजनीतिक दलों के संबंध है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है देश का, नंबर 2 पोजीशन पे है भाई। एक गरिमा में काम करना चाहिए आपको। हाँ, आपकी विचारधारा सत्ता पक्ष की है और इनकी विचारधारा क्या कहूं, मैं तो इनको सबसे बड़ा टूरिस्ट मानता हूं, पॉलिटिकल टूरिस्ट की। अब इनकी राजनीति यदि करे तो मेरे पास एक फोटोग्राफ है, ये देखिए। ये चौधरी देवीलाल के पीछे धनखड़ साहब खड़े। ये देवीलाल के दरबारी हुआ करते थे, लोगों को मिलाना, चाय पानी की व्यवस्था करना। 1977 में ये जनता पार्टी में थे। 1980 में लोकदल चरण सिंह के पार्टी में गए। 1988 में जनता दल वीपी सिंह के साथ गए। 1990 में समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के साथ गए। 1991 में कांग्रेस के साथ गए। 1999 में 1998 में एनसीपी शरद पवार के साथ गए और आखिरी प्राथमिकता 2003 में भाजपा के साथ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जगह घूम के ये भाजपा में स्थिर हो। तो इनकी अपनी कोई विचारधारा तो नहीं। इनकी विचारधारा स्वार्थ की और लाभ पाने की है। जिनके साथ जब उनको लगा कि लाभ मिलेगा राजनीतिक, वो उनके साथ हो लिए। पहली बात तो अब ये भाजपा में है और इनकी दृष्टि राष्ट्रपति पद पे है। तो राष्ट्रपति पद की अभिलाषा से आदमी कितना लाचार होता है और उपराष्ट्रपति है ये भूल जाता है, उस लेवल पे आता है। अब सिंपल सी बात है, मैं कोई ज्यादा बड़ा चौड़ा पिछला उदाहरण भी देना नहीं चाहता। आप भी हाउस जब भी अडानी जी के खिलाफ एक वारंट निकला, रावत जी ने सवाल उठाया। जब भी कांग्रेस अडानी जी का नाम लेते ये नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि अडानी सदन के मेंबर नहीं। जॉर्ज सोरेस कौन सा सदन का मेंबर है भाई? जॉर्ज सोरेस पे जब बात होती है तो क्यों रिकॉर्ड पे जाता है? ये आपका पार्टीजन दिखता है, ये पक्षपात पूर्ण रवैया है आपका। और यदि आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन ही बनना है तो आप संगठन में आइए ना। कितने लोग उस गरिमा में पद की गरिमा को ठेस मत पहुंचाएंगे। जिस हिसाब से उन्होंने आदरणीय जया भादुरी जी के बारे में कहा, आदरणीय जया भादुरी जी के बारे में कहा, तो कई बार ये छिछोरापन जो है झड़कता है, उससे पद की गरिमा। मैं ऐसा नहीं कहता हंगामा नहीं होता था। मुझे याद है कि शंकर दयाल शर्मा के समय इतना राज्यसभा में हंगामा हो गया कि शंकर दयाल शर्मा स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों से आंसू टपके। शंकर दयाल जी के आंख से टपका हुआ एक आंसू
पूरे सदन में ऐसी शांति बहाल कर दिया कि लोग अब माफी मांगने लगे। हमने वो सदन भी देखा। हमने जहां बीजेपी के सांसद लोकसभा में फूट फूट के रोते हुए योगी आदित्यनाथ को देखा और स्पीकर पद पे बैठे हुए दादा जो वामपंथी दल के थे, उन्होंने अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके कहा कि योगी जी जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये संरक्षण चेयर देती है आपको, ये मेरा दायित्व है कि मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तब उन्होंने नहीं देखा कि ये भाजपा के, मैं वामपंथी हूं, एकदम और विचारधारा बिल्कुल साउथ पोल नॉर्थ पोल। क्योंकि स्पीकर पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को आपने तार-तार किया। आपने उपराष्ट्रपति पद को तार-तार किया, जिस 90 डिग्री में झुक-झुक के आप नमस्ते करते हो। मुझे तो कई बार बुरा भी लगता है जो पीटी इंस्ट्रक्टर होंगे या जो इंस्ट्रक्टर होंगे सेंट स्कूल में, हम भी सेंट स्कूल में पढ़े, ये भी सेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं। आनंद जी सेंट स्कूल में बहुत हमने मार खाई, सिर्फ इसलिए कि चलते समय जरा भी गर्दन कॉलर से नीचे ऐसे नहीं होनी चाहिए, नेक टू द कॉलर। कोई भी सीनियर आपके फटक करके मारते थे प्रॉपर सर। ये इतना झुकता हुआ तो सेंट स्कूल वालों को भी शर्म आती होगी कि कैसा स्टूडेंट है आपका। Once a saint is always a saint। तो उनके प्रति, और दूसरी बात है कि ये जो सत्ता पक्ष इतना, मतलब मुझे इतना ओछापन है राजनीति में, इतना ओछापन कब कैसा आ गया समझ के बने। प्रगल्भता होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया तब उन्होंने नहीं कहा कि अरे क्या औकात क्या है, बात तो लोग भी नहीं जबरदस्ती नाटक करते, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहिए सरकार ने, चाहे सरकार के पास कितना भी समर्थन है, विपक्ष के पास कितना भी समर्थन नहीं है। सवाल है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार को आत्मावलोकन करने का एक अवसर होता है। विपक्ष आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होती होगी। जब उनके आरोप है और जब हम उनका जवाब देते हैं तो अपना आत्मावलोकन करते हैं, अपने आप को सुधारने का एक चांस मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वागत करने वाले कहा जवाहरलाल नेहरू, और ये अविश्वास प्रस्ताव पे हंसने वाले। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, मणिपुर पे सबको मालूम था कि गिरना है, लेकिन चर्चा होनी थी मणिपुर पे, एक सार्थक चर्चा होनी थी मणिपुर पे, जिस मणिपुर पे आज भी चर्चा नहीं हो रही है। और दुर्भाग्य है सदन का, मेरे जीवन काल में मैंने पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव देखा जिसमें जिस विषय में अविश्वास प्रस्ताव आया सारा विपक्ष उस पर बोलता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब तक नहीं आया। सत्ता पक्ष 1962 का चाइना युद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, इमरजेंसी, बोफोर्स घोटाला से लेकर तमाम बात करते रहे, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं करते रहे। धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनको पता है हो जाएगा, गिर जाएगा प्रस्ताव, लेकिन चर्चा होगी। उस चेयर की गरिमा क्या होनी चाहिए, ये चर्चा होगी। अब उपराष्ट्रपति ने बड़े दिल से इसको अलाउ कर देना चाहिए। 14 दिन तक उपाध्यक्ष बैठेंगे वहां पर, क्योंकि उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव है। तो ये भी नहीं पता मुझे आनंद जी क्या होगा, क्योंकि ये सदन नई परंपराएं काटना शुरू कर दिया एकदम। जब मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अपने ही ऊपर लगे हुए आरोपों का कमेटी का चेयरमैन खुद ही बन के खुद ही को क्लियर करता है, समझना। तो कल धनखड़ साहब बैठ के चेयर पे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खुद ही कंडक्ट करके खुद ही क्लीन चिट दिलवा दे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पुरानी परंपराओं को ये लोग मानते नहीं। नए ऐसी परंपराएं गाड़ने जा रहे हैं जिसको लोकतंत्र में जगह नहीं। सवाल विपक्ष के पीड़ा का है, सवाल विपक्ष को बोलने न देने का है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सदन के सदस्य है, अभी नहीं है, उनके ऊपर आप बात नहीं, उनके ऊपर विपक्ष चाहे इतना बात कर सकता है। और किसी आदमी का यदि The kitchen should have such a dishwashing glove. किसी आदमी का यदि सदस्य ने नाम लिया सत्ता पक्ष विपक्ष की, तो बिरला जी कहते कि नहीं भाई ये तो कल से बात कर रहे हैं। फिर उस सदस्य ने, टीएमसी के सदस्य ने याद दिलाया, बोले इमरजेंसी में तो बहुत पुरानी बात है ना,
इमरजेंसी पे बात हो सकती है, तो इमरजेंसी के बाद लागू हुई नोटबंदी पे क्यों नहीं? हंसती हो, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्त किसी को आती नहीं। तो सत्ता पक्ष का अपनी क्रोध व्यक्त करने का एक टूल है जिसका नाम अविश्वास प्रस्ताव है। और मैं जितना जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, अभी तक उपराष्ट्रपति के खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव मैंने तो नहीं सुना। आया होगा, मेरे पहले आया होगा तो पता नहीं, लेकिन जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, पिछले 30-32 साल से दिल्ली में हूं, तब से कोई उपराष्ट्रपति के खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। अशोक भाई, मैं एक चीज और, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है, उस पे आने से पहले, इंडिया गठबंधन की बात आने से पहले, एक इसलिए है कि ये बहुत अहम है और उस पे हम लोगों को कुछ ना कुछ। हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं, सिटिंग जज हैं, वो वहीं पे प्रयागराज बोलते हैं, अब उसको इलाहाबाद का नाम बदल गया है। हाईकोर्ट का नाम तो इलाहाबाद है, लेकिन जगह का नाम उन्होंने प्रयागराज कर दिया है। वहां वो एक वीएचपी के कार्यक्रम में जाते हैं और बार बार वो कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकते, वो कहते हैं कठपुल्ला शब्द गलत है, लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं। इस तरह की बात वो करते हैं, ही गेट्स अवे विद इट। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मूक दर्शक बने, सारा सुन रहा है, वहां के चीफ जस्टिस एक हैं, वो सुन रहे हैं। मैं इस पे एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, इस पे ये कैसे कहने की हिम्मत कर सकता है कोई जज भाई? देखिए, इसके पहले एक जज दास कलकत्ता हाईकोर्ट के, कोलकाता हाईकोर्ट के, और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कहा था कि मैं संघी हूं, मेरा संघ से संबंध था, रहेगा, और आने वाले समय में मैं रिटायरमेंट के बाद संघ की सेवा करना चाहूंगा। उन्होंने तो रिटायरमेंट के बाद बोला। एक जज तो सिटिंग जज इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लिए बीजेपी का, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो ममता बनर्जी के खिलाफ निर्णय दिए, वो दिखता है कि वो एक पार्टी की विचारधारा के साथ चलते हैं। एक हाईकोर्ट का जज ये कहे कि बहुसंख्यकवाद ही चलेगा इस देश में और वही कानून है, इसका मतलब उन्होंने पूरे तरीके से संविधान को नकारा। उन्होंने कहा कि इस देश में वही होने दिया जाएगा जिससे बहुसंख्यक खुश होंगे। तो फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या? उन्होंने एक बात और कही, और मुझे बहुत वो सुन के मुझे लगा कि ये कुपड़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये कुपड़ है, अनपढ़ भी ऐसी बात नहीं करेगा। आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक आचार संहिता, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने मिलकर एक आचार संहिता बनाई। लेकिन क्या करें, जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने घर में गणपति की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री को बुला, वीडियो मार्केट में रिलीज करके अपना दोस्ताना याराना बनाए, फिर नीचे तो और दम खुलता है। ये वही सज्जन है यादव साहब जिन्होंने कहा था कि गाय ऑक्सीजन देती है, नहीं थेरी इन्होंने लगाई थी। एक जज ये कह सकता है गाय ऑक्सीजन देगा, तो किसी को मैंने कहा कि अब क्या कौन सी बेतुकी की बात है यार, कौन सा साइंस, कौन से साइंटिस्ट ने इनको बताया? तो किसी ने मुझे कहा कि जिस साइंटिस्ट ने नाले पे मटका रख के गैस से चूल्हा जलाने वाली बात कही, उसी साइंटिस्ट ने सीधे सिखाया होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री बादल के पीछे रडार से भी छुपते हैं, पूरा भूगोल ज्योग्राफी बदल देते हैं बातों में, कौन सा शहर कौन से प्रदेश में जोड़ देते हैं। मैंने अशोक भानखेड़े का एक संक्षिप्त टीका टिप्पणी आपको सुनवाई, जो आनंद सिंह के साथ बातचीत कर रहे थे। तो हालांकि उन्होंने एक और टिप्पणी साथ ले ली जस्टिस शेखर यादव के बारे में, लेकिन मैं ये पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको नवीन भाई के साथ शेयर कर चुका हूँ, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। लेकिन अभी मैं जगदीप धनखड़ पर ही आऊँगा। जगदीप धनखड़ के खिलाफ होना कुछ नहीं है, लेकिन एक जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके अंदर का जो एक क्या कहना चाहिए, जो जाग रहा है भाजपा का प्रेम,
वो सामने आया है। और ये जो प्रस्ताव विपक्ष ने राज्यसभा में रखा है इम्पीचमेंट का, ये बहुत बड़ी बात है। होना कुछ नहीं है, लेकिन एक बेइज्जती कितनी हो रही है एक उपराष्ट्रपति के पद और सभापति के बारे में इस तरह की। चूँकि भाई वानखेड़े ने पूरी बात बता दी कि अभी तक उनके जो इतिहास है पत्रकारिता का, हालांकि मैं भी पिछले 38 साल से आपको ये सारी चीज़ें लिखता पढ़ता रहा हूँ और जर्नलिस्ट हूँ मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आया हो जो कोई डिप्टी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में। यहाँ ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो इनका जो आचरण था, ये लोकसभा जो अभी गठित हुई है इसको छोड़ो, पिछली लोकसभा में तो इन्होंने थोक में सैकड़ों की संख्या में जो सदस्य थे उनको बाहर कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अडानी के बारे में सुनना नहीं चाहते, मोदी का नाम कोई लेता उसको जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, बाकी चाहे किसी के बारे में भी कोई बात करे सबको रिकॉर्ड पर रखते हैं। तो ये जो इनके अंदर भावना है उसमें अशोक वानखेड़े ने सही कहा कि यदि इतना ही भाजपा प्रेम है तो आप संगठन में आ जाइए, आपको कौन रोक रहा है, वहाँ के राजनीति करिए और फिर आप चुनाव लड़िए, फिर जो कुछ भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो खैर मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा था कि जो धनखड़ का इतिहास है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक शायद फोटो है मेरे पास भी, ये धनखड़ साहब चौधरी देवीलाल के पीछे खड़े हुए हैं, वो मैं आपको अपने थंबनेल पर लगाऊंगा और वो आप देख सकेंगे उसको। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कितनी पार्टियां बदली, जहां इनको जो कुछ भी जो मिला वो प्राप्त किया और फिर दूसरी पार्टी में चले गए, फिर तीसरी में चले गए, छठवीं सातवीं, इस तरह से दल बदल करते हुए आज ये भाजपा में है। अब वो इस समय जहाँ पर पहले गवर्नर थे उपराष्ट्रपति हो गए। उपराष्ट्रपति आमतौर पर इस देश में ऐसा होता रहता है कि उपराष्ट्रपति के बाद वो राष्ट्रपति के पद पर जाते रहते हैं। हालांकि बीजेपी शासन में ऐसा नहीं हुआ, तो इनका शायद ये सोचना है कि मोदी जी उन्हें राष्ट्रपति पद पर भी आसीस करा देंगे, तो इसलिए वो शायद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उस हरकत में वो उनकी जो मान मर्यादा है उसको सबको भूल रहे हैं और वो उसको ताक पर रखते हुए अपने खिलाफ प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लग गया है। ये सारी दुनिया के सामने आ गया है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं कि जगदीप धनखड़ साहब की कुंडली क्या है, वो कहां से कैसे चले, जनता पार्टी से राजनीति शुरू करी और अब भारतीय जनता पार्टी में है। वो ऐसा कोई दरवाज़ा उन्होंने नहीं छोड़ा जिस दरवाजे पर उन्होंने काम नहीं किया हो, एक बीएसपी को छोड़ करके। तो ये मकसद हमारा यही था कि धनखड़ साहब ने जो अपना सम्मान खोया है वो शायद वापस लौटना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक इतिहास में दर्ज हो गया कि धनखड़ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।